वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु को याद करते हुए सभी सुधी श्रोता बंधु बांधव, हमारे सनातन धर्मावलंबी विद्वज्जन, सबका धर्म मीमांसा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज वैसे तो मैं चाह रहा था कि कुछ और धर्म के विषय में कुछ बोलूं, उसके लिए मन बनाया था, किंतु ऐसा करना नहीं चाह रहा मैं आज, क्योंकि आज सारे संसार को ज्ञात है कि एक बहुत ही अप्रत्याशित घटना घटी है हमारे पड़ोस में, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में कई बार की चुनी हुई प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां की सेना ने बलात् देश छोड़ने को बाध्य कर दिया। अर्थात वहां पर अभी तत्काल सैन्य शासन है। ये घोर निराशाजनक, अत्यंत दुखद घटना है। भारत के लिए विशेषकर बहुत दुखद घटना है, क्योंकि हमारी सीमा बांग्लादेश की सीमा से जुड़ती है, मिलती है, और बांग्लादेश में अभी भी संयोग से बड़ी संख्या में हिंदू बसते हैं। वैसे तो हमारे हिंदू भाई बहनों पर शेख हसीना के समय भी बहुत अत्याचार हुआ है, फिर भी वह अत्याचार किसी और के शासनकाल की तुलना में संभवतः कम था। और आज देखिए कि यह प्रातः काल की घटना है, जब शेख हसीना को वहां की सेना ने मात्र 45 मिनट का समय दिया कि वो त्याग पत्र दें अपने पद से, अर्थात प्रधानमंत्री के पद को छोड़े और देश भी छोड़कर चली जाए 45 मिनट के अंदर। और उस घटना के बाद से जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, उसमें यह है कि हिंदुओं के घरों में जो वहां के उपद्रवी हैं, चोर, बदमाश, डकैत कह सकते हैं, वो प्रवेश कर रहे हैं और हिंदुओं को नाना प्रकार से कष्ट पहुंचा रहे हैं। आज इस्कॉन मंदिर में घुस गए ये उपद्रवी और उस मंदिर को भी तोड़ने का प्रयास किया है। मंदिर को कितनी क्षति पहुंची है, इसकी विस्तृत जानकारी अभी नहीं है, तो कुछ समय प्राप्त होगी। लेकिन आज का यह दिन बहुत दुखद है हमारे लिए, भारतवर्ष के लिए। अब बांग्लादेश में क्या होगा, कहना बहुत कठिन है। वैसे मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं कि मैं अर्थशास्त्र का छात्र रहा हूं और आर्थिक विषयों पर पिछले 3-4 दशकों से मनन चिंतन करता रहा हूं। तो बड़ी पुरानी बात है, अभी से 25-30 वर्ष पहले की, कि जब बांग्लादेश की जब भी बात चलती थी तो ऐसा बताया जाता था कि बांग्लादेश में आर्थिक प्रगति बड़ी तेजी से हो रही है और वहाँ के जो मानवीय सूचकांक हैं, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर आदि आदि, शिशु मृत्यु दर,
तो इनमें से बहुत सारे जो सूचकांक हैं उनमें भारत से बांग्लादेश की स्थिति अच्छी रही है, श्रेष्ठ रही है। और उसकी मुद्रा टाका का भी बड़ा महत्व रहा है। एक समय ऐसा आया जब बांग्लादेश अपने सभी सूचकांकों में पाकिस्तान से आगे निकल गया। और पिछले 3-4 वर्षों में जब पाकिस्तान की हालत अति दयनीय हो गई है और वो सारी दुनिया में एक भिखारी के रूप में स्थापित हो चुका है, तो उसकी तुलना में बांग्लादेश और भी निखर कर एक सफल राष्ट्र के रूप में दिखता है। जबकि पाकिस्तान टूट चुका है, वहाँ स्टेट नाम की कोई चीज नहीं बची है। वो स्टेट के नाम पर स्टेट का शव है। पता नहीं कितने दिनों तक वो रहेगा। वैसे मैं ही नहीं, सारा संसार यह कहता है कि वो कुछ समय का मेहमान है और वो अब खंड खंड हो जाएगा। लेकिन बांग्लादेश को लेकर जब मैं ये सुनता था तो एक भारतीय होने के नाते मेरे अंतर मन में कई प्रश्न उठते थे। जैसे शिक्षा हमारे यहाँ कहीं अधिक श्रेष्ठ रही है बांग्लादेश से। हमारे यहाँ धन संपदा भी अधिक रही है। जितने बड़े बड़े संपत्तिशाली लोग हमारे यहाँ हैं, पूंजीपति लोग यहाँ हैं, हमारे यहाँ हैं, वैसे बांग्लादेश में न के बराबर है। मेडिकल के फील्ड में भारत मेडिकल टूरिज्म पर के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम रखा हुआ है। भारत से पश्चिम जितने भी देश हैं, सबके रोगी भारत में आते हैं उपचार कराने आते हैं। तो मुझे उन आंकड़ों पर थोड़ा बहुत संदेह होता था कि बांग्लादेश के विषय में जो आंकड़े मिलते हैं वो सचमुच सही है या सही नहीं है। इस बीच में जब शेख हसीना इससे पीछे के चुनाव में जीती तो मेरे मन में इतना उद्वेलन हुआ कि मैंने एक लेख लिखा, ठीक ठाक लंबा चौड़ा लेख लिखा। और उस समय मैंने बांग्लादेश का गहन अध्ययन किया। तो जो मुझे कुछ समझ में आया और मैं जिन परिणामों पर पहुंचा उनसे मैं स्वयं चौंक गया। क्योंकि उस पहलू की तरफ, उस पक्ष की तरफ हमारा ध्यान सामान्यतया गया नहीं था। और हम भारतीय, विशेषकर हिंदू, स्वाभाविक रूप से भावुक होते हैं। हमने बांग्लादेश को बनाया है, यह ऐसा सच है जिसको कोई बांग्लादेशी भी, यदि वो सचमुच इतिहास जानता है या तथ्य को जानता है, तो उसको वो नकार नहीं सकता। और इसका एक और प्रमाण है, कहा गया है कि किसी एक देश को उसके अंदर से तोड़कर कोई दूसरा देश बन जाए, इतनी शक्ति दूसरे देश के पास नहीं होती है। और सामान्यतया विश्व में ऐसी घटना नहीं घटती है कि एक देश के गर्व से कोई दूसरा देश बन जाए। इसके पीछे का कारण बहुत सरल है। जो देश बड़ा होता है और उसकी सरकार होती है, उसके पास सैन्य शक्ति होती है, अन्य शक्तियां भी होती हैं, और उनको तोड़ने वाला जो नया देश बन रहा है उसके पास कभी भी उतनी सैन्य शक्ति नहीं होती। दूसरी बात, विश्व समुदाय उसको मान्यता तो बाद में देगा ना, पहले तो देगा नहीं।
इसलिए जब तक वो नया देश नहीं बनता है तब तक उसको कोई सहायता नहीं मिलती, जबकि जो मूल देश है उसको निरंतर सहायता मिलती रहती है। इसलिए यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि यदि कोई बड़े देश के गर्भ से छोटा देश निकलना चाहता है तो वो सिर्फ अपने बल से नहीं बन सकता नया देश। इसका एक बहुत बड़ा जो उदाहरण है वो श्रीलंका है। श्रीलंका तो बांग्लादेश की तुलना में छोटा सा देश है। वहां पर एलटीटी, जिसको हम लिट्टे कहते हैं, जो तमिल संगठन था, उसने तमिल राज्य के लिए जितना खूंखार आत्मघाती संघर्ष कर सकता था वो संसार में अप्रत्याशित है, अभूतपूर्व है। फिर भी वो नया राज्य नहीं बन सका, नया देश नहीं बन सका, क्योंकि खुले तौर पर भारत भी उसको समर्थन नहीं दे सकता था। और भारत तो बगल में है, जहां के लोग तमिल माने गए हैं, इसलिए अन्य कोई देश तो और भी उसको सहायता क्या देता। कहा जाता है उनमें से बड़े बड़े नेता कुछ ईसाई थे और ईसाई लोग मदद करते थे, लेकिन उतनी मदद से, उतनी सहायता से कोई नया देश नहीं बन जाता। और अंततोगत्वा क्या हुआ कि जो श्रीलंका की सरकार है उसने उसको दबा दिया, कुचल दिया, और वो जो आंदोलन था वो अब तो सदा के लिए मर चुका है। इसी प्रकार बांग्लादेश कभी भी नहीं बनता यदि भारत का प्रत्यक्ष खुले तौर पर समर्थन मात्र नहीं था भारत का। भारत ने युद्ध किया, भारत ने ही पाकिस्तानी सेना को परास्त किया, और कहते हैं 85-90 हजार उसके सैनिक थे जिनको आत्मसमर्पण करवाया और बाद में उनको छोड़ा गया। इसलिए भारत का बनाया हुआ बांग्लादेश है, तो भारत थोड़ा उसको लेकर भावुक भी रहता है। उसको लगता है जैसे कि हमारी निर्मित है, हमारा हिस्सा है। लेकिन जो मेरा अध्ययन कहता है कि बांग्लादेश में ऐसी स्थिति नहीं है। बांग्लादेश में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो आज भी पूरी तरह पाकिस्तान परस्त हैं, पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। यह विडंबना से कम नहीं है कि बांग्लादेश देश का निर्माण होगा, बनेगा, उसका आधार उसकी भाषा थी। कहते हैं कि जब जिन्ना वहां गया था और एक भाषण में कहा कि अब तो पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ पूर्वी पाकिस्तान में भी उर्दू होगी, तो कहते हैं लोग वहां पर से भाग गए थे। मतलब वो भाषण दे रहा था और वहां सुनने वाला कोई नहीं था, जबकि लाखों लोग आए थे, सब निकल गए, वहां से लौट के चले गए। और वहीं से उस आंदोलन का बीजारोपण हुआ। तो जब भाषा को लेकर के जो उसका आग्रह था, जितना संवेदनशील था बांग्लादेश, कालांतर में हम पाते हैं कि वहां बड़ी संख्या में मदरसे चल रहे हैं जो कि अरब पोषित हैं, और अरबी भाषा पर अब बहुत बल दिया जाता है। अच्छी खासी संख्या में वहां के छात्र अब अरबी पढ़ते हैं। चटगांव की तरफ मेरा जो अध्ययन है उसमें मालूम होता है कि जो मदरसा कह लीजिए, कॉलेज कह लीजिए, यूनिवर्सिटी कह लीजिए इस्लामी, उनमें एक एक में 20-20 हजार छात्र पढ़ते हैं। इतनी बड़ी संख्या है उनकी। और बांग्लादेश में जो एक कह लीजिए बंगाली जो परंपरा होती है, जीने का ढंग है, उस तरह के वे लोग भी थे। तो उसमें संगीत है, नृत्य है, तो ये सब भी वहाँ पर काफी था पहले। लेकिन अब वैसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है, काटा जा रहा है।
कई लोगों की हत्या हुई है वहां पे, जिनमें कुछ एक दो भारतीय लोग भी थे, उनकी हत्या हो गई रेस्टोरेंट में, ढाका में। और उदार लोगों का कह लीजिए कि ढूंढ ढूंढ करके उनको मारा जाता है। यह जो पहलू है इस्लामी का, इस पहलू पर हमारा उतना ध्यान नहीं गया। जब मैंने काफी मनन चिंतन किया तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मेरे कई मित्र बांग्लादेश के हैं, तो उनसे बातचीत करके मुझे बहुत गहराई से ऐसी अनुभूति हुई। और पाकिस्तानी भी मेरे बहुत सारे मित्र रहे, उनको भी मैं जानता हूँ। अलग अलग देशों में मैंने यात्रा की है और वहाँ उनके शिष्टमंडल आए हैं, बांग्लादेश के शिष्टमंडल आए हैं, तो उनसे हमारा संपर्क हुआ है। तो मैंने ये रत्ती भर भी बेहतर नहीं पाया है किसी पाकिस्तानी की तुलना में किसी बांग्लादेशी। खुले तौर पर बिना किसी दबाव के हम लोग बातें करते थे, घंटों उनसे मिलते थे। तो बांग्लादेश तो मुझे लगा कि एक पैसा अधिक ही भारत विरोधी है, लेकिन उसका भारत विरोध दिखता नहीं है, यही अंतर है। पाकिस्तान में जो हम टीवी देखते हैं या यूट्यूब पर हम देखते हैं, उन सब में जो भाषा है, जो बोला जाता है, वैसे ही बोला जाता है जैसे मैं बोल रहा हूँ। अर्थात सामान्यतया उत्तर भारत के लोग जैसे बोलते हैं, कुल मिलाकर उधर के लोग वैसे ही बोलते हैं। कुछ उर्दू के शब्द या फारसी के शब्द उसमें आ जाते होंगे उनके, या अरबी आ जाती होगी उसमें, अन्यथा हम उनको समझ लेते हैं, वे हमें समझ लेते हैं। बांग्लादेश के साथ विडंबना यह है कि वो हमें प्यारे दिखते हैं, क्योंकि हम उनकी भाषा वैसे नहीं समझ पाते जैसे पाकिस्तानी में समझते। यदि हम बांग्ला भाषा में प्रवीण हो, हमसे मेरा तात्पर्य है हम सभी, तो आपको शीघ्र पता चल जाएगा कि उनका जो शत्रुबोध है, उनकी जो दुष्टता है, किसी भी पाकिस्तानी से कई कदम आगे है। हमारे एक वरिष्ठ मित्र हुआ करते थे जो मूलतः बांग्लादेश के ही थे, और उनके परिवार को 1947 के बाद भारत में आना पड़ा। तो वो विद्वान हैं, अर्थशास्त्र के ज्ञानी हैं, तो उनको कई बार ढाका जाने का अवसर मिला है। जब भी वो वहां गए ढाका और वहां मीटिंग हुई, वहां से लौट कर आए, तो उन्होंने जो मुझे कथा सुनाई वो कुछ ऐसी ही थी। वो कहते हैं कि मुझे तो कई बार ये लगता था कि निरर्थक रूप से कोई खड़ा हो जाएगा और भाषण देने लग जाएगा भारत के विरुद्ध में। भारत को गाली देना उनका पुनीत कर्तव्य है, ऐसा वो मानते हैं। तो बांग्लादेश हमारे लिए मित्र देश नहीं बना। पहली बात तो हमें ये जाननी चाहिए कि शेख मुजीबुर रहमान भले ही बांग्लादेश का निर्माता रहे हों, उस देश के लिए आदरणीय रहे। हालांकि आज तो विडंबना यह है कि उस शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ा गया है, तस्वीरों को फाड़ा गया है, और मुझे लगता है थोड़े दिन में उनका जो भी कहीं नाम निशान होगा उनको तक समाप्त कर दिया जाएगा। उसके अनेक कारण है, लेकिन मूल कारण क्या है कि इस्लाम मूर्ति को नहीं बर्दाश्त कर सकता। उसके लिए बुत परस्ती जो है, मुशरिक होना है, और मुशरिक जो है बहुत बड़ा, कहिए कि घोर हराम है। उससे बड़ी हराम चीज बहुत कम है। तो इसीलिए उन्होंने मंदिरों को तोड़ा है, मूर्तियों को तोड़ा है, तो वो तोड़ देंगे उसको। तो शेख मुजीबुर रहमान ने, मैंने एक पुस्तक में उसका उल्लेख किया, शेख मुजीबुर रहमान ने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में शेख मुजीबुर रहमान ने ये बताया है कि कैसे बांग्लादेश का विस्तार होना चाहिए। उसमें बिहार, बंगाल और असम के कुछ क्षेत्रों का उल्लेख किया है।
यदि ये क्षेत्र आ जाएंगे तब जाकर के बांग्लादेश की स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि वहाँ की आबादी, उसका जो जनसंख्या घनत्व था बांग्लादेश का, वो बहुत अधिक होता था। सामान्यतया लोगों को यह भी पता नहीं है, 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बांग्लादेश की जनसंख्या, मतलब पूर्वी पाकिस्तान की जनसंख्या पश्चिमी पाकिस्तान से अधिक थी, और वो भी थोड़ी अधिक नहीं, अच्छी खासी अधिक, मतलब लगभग करोड़ का फर्क था। तो जनसंख्या घनत्व के लिए बांग्लादेश के विषय में कहा जाता है कि ये सर्वाधिक घनत्व वाला एक देश रहा है संसार भर में। और आरंभ में 47 के बाद चक्रवात आ जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, कुछ आ जाए, तो यहां पर हजारों हजार यूं ही मर जाते थे बांग्लादेश में। अत्यंत दयनीय स्थिति थी बांग्लादेश की 1947 के बाद से। और यह स्थिति 47 के बाद ही बनी रही तक रही, ऐसी बात नहीं। 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में बांग्लादेश की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उसमें पश्चिमी पाकिस्तान समझिए कि एक अपने आप को तब अपेक्षाकृत ठीक ठाक देश था, खुशहाल कहिए, संपन्न कहिए, और उसकी तुलना बांग्लादेश भिखमंगा देश था। जब ये एक नया देश बना तो स्वाभाविक है इसके प्रति सहानुभूति उपजी, और उस सहानुभूति की प्रक्रिया में जो सारे दुनिया के जो देश हैं वो सब कुछ थोड़ा बहुत सब देश देने ही लगे बांग्लादेश को। उसमें बांग्लादेश जो है ये वर्ल्ड बैंक, IMF सबके पास गया, और उसी समय ये आपको विस्तार से मिल जाएगा कि वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं ने इसको सुझाव दिया कि यदि तुम्हारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण नहीं किया गया तो तुम्हारा देश ही समाप्त हो जाएगा, यह सह नहीं पाएगा। क्योंकि उसमें बांग्लादेश के सामने दो बड़ी चुनौतियां थी, एक जनसंख्या वृद्धि दर और दूसरा प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा अभी भी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि कुछ जो बड़े बड़े विद्वान हैं, पर्यावरण के विद हैं, वे बताते हैं कि बांग्लादेश के लिए आसन्न संकट है। जैसे समुद्र का थोड़ा सा स्तर बढ़ जाए तो बांग्लादेश का बड़ा हिस्सा डूब सकता है पानी। तो बांग्लादेश ने इसको स्वीकार कर लिया, और जो गर्भ निरोधक उपाय होते हैं और जितने भी जनसंख्या नियंत्रण के साधन हो सकते हैं उनको लेकर के एक एक बांग्लादेशी कर्तव्यनिष्ठ भाव से एक एक व्यक्ति के पास पहुंच गया, घर घर पहुंच गया, परिवार परिवार पहुंच गया। एक मुसलमान देश के रूप में बांग्लादेश की ये अभूतपूर्व उपलब्धि है कि उसने मात्र एक दशक के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित कर लिया। आज बांग्लादेश का जो TFR है, जिसको कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, अर्थात एक महिला कितने बच्चों को जन्म देगी, इसी को TFR कहते हैं, वह भारत से भी कम है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश के साथ ऐसा हुआ कि चूंकि जनसंख्या वृद्धि दर इतनी घटी कि आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बांग्लादेश की जनसंख्या मात्र 16-17 करोड़ के बीच में है, और पाकिस्तान की जनसंख्या, जिसकी जनसंख्या बांग्लादेश से 1947 में लगभग 1 करोड़ कम थी, आज वह बांग्लादेश की तुलना में 8 करोड़ अधिक है। और मात्र इस एक फैक्टर से, इस एक तत्व से आप दोनों देशों की अमीरी गरीबी को समझ सकते हैं। जहां बांग्लादेश में 8 करोड़ कम पेट वाले लोग हैं, मुंह हैं, वहां पाकिस्तान में 8 करोड़ अधिक हैं। अब वो कहां से खिलाएंगे? तो बांग्लादेश की यह एक बहुत ही
वास्तविक उपलब्धि है कि उसने जनसंख्या पर लगाम लगा दी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसी में वो एक तरह का खतरा भी छुपा था, क्योंकि जो कट्टर मुसलमान हैं, जो वहाबी हैं, जो जिहादी हैं, उनको संभवतः यह पसंद नहीं आया और उन्होंने अपने, कहिए कि, पैर फैलाने शुरू कर दिए। आज हालत यह है कि बांग्लादेश में उनकी ठीक ठाक पकड़ है, जिसको जमाते इस्लामी कहते हैं। बांग्लादेश में आज आतंकवादी पलते हैं। बांग्लादेश में इस्लामी तत्व का अच्छा खासा प्रभाव है। कुछ तो ये भी सच्चाई है कि शेख हसीना ने भी उन तत्वों की मदद ली है अपने चुनावों में जीतने के लिए, इसलिए उन तत्वों का शमन नहीं हो पाया, उनको दबाया न जा सका। और आप जानते ही हैं कि वो कहाँ कहाँ फैले हैं। तो वो पश्चिमी पाकिस्तान में फैले हैं, बाहर भी हैं। आरंभ में बांग्लादेश को सऊदी अरब जैसे देशों ने अच्छा खासा पैसा दिया मदरसा बनाने के लिए, अरबी भाषा का प्रसार करने के लिए, और आज वो सारी जो मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, वट वृक्ष का रूप धारण कर चुके हैं। तो मैं ये मानता हूं कि बांग्लादेश में करीब ये जो पिछले 15 वर्षों से 2009 से कहते हैं शेख हसीना का शासन रहा, आप इस कालावधि को अपवाद मानिए, अन्यथा बांग्लादेश में लंबे समय तक सैन्य शासन रहा है। मुझे जनरल इरशाद का शासन याद है। शेख मुजीबुर रहमान को परिवार सहित मारा गया, दूसरे भी शासनाध्यक्षों को मारा गया और लंबे समय तक वहां सैन्य शासन रहा है। लोकतंत्र की जड़ें वहां कभी भी गहरी नहीं हो पाई। उसकी नाटक नौटंकी भले ही जो हो, यहां तक कि शेख हसीना ने भी लोकतंत्र की जड़ें गहरी हो, इनके लिए बहुत प्रयास नहीं किया। जैसे मैं बताऊं, ये जो चुनाव हुआ है जिसमें बीएनपी ने तो हिस्सा ही नहीं लिया, इसके पीछे वाले चुनाव में जिस प्रकार का चुनाव हुआ और जिस अनुपात में शेख हसीना को वोट मिला, मैंने अपने लेख में दिखाया है कि वो वोट मिलना ही लगभग असंभव है। जैसे मान लीजिए एक किसी भी लोकसभा क्षेत्र में हमारे यहाँ 100 वोट हैं, तो जीतने वाले को हमारे यहाँ तो ऐसा है, या बांग्लादेश में वही सिस्टम है, जीतने वाले को यदि 4 कैंडिडेट हैं और पहला जो कैंडिडेट है, प्रत्याशी है, उसको 30% मिल जाता हो या 32% मिल जाता हो, बाकी को 25 मिलता हो, 20 मिलता हो, कुछ ही मिलता हो, लेकिन 32 से कम मिलता हो, तो 32 वाला जीत जाएगा। अच्छा, हमारे यहाँ लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में आप देखेंगे कि बड़े ही विरले ही प्रत्याशी होते हैं जिनको कुल मत प्रतिशत का 51-52% मिलता है। ये बड़ा विरल है, मतलब 35-40 पर तो वो जीत ही जाते हैं। लेकिन उनकी लोकप्रियता यदि बहुत हो तो भी सामान्य रूप में आप नहीं देखते कि 51-52 क्रॉस होता है, कहीं कहीं होता है। लेकिन बांग्लादेश का यदि आप वो डेटा एनालिसिस करेंगे, उनके आंकड़ों का अध्ययन करेंगे, तो आपको मालूम हुआ कि वहां तो 90-85-90 तो सामान्य स्थिति। तो भाई, कहने का तात्पर्य यह है कि जो दूसरा प्रत्याशी था, क्या वो इतना गया गुजरा था कि उसको 2-4% मत मिलते हैं?
एक कैसा भी गिरा पड़ा होगा, उसके अपने जानने वाले लोग होंगे, कुछ तो उसके साथ के लोग होंगे, परिवार के लोग होंगे, सगे संबंधी होंगे। तो उस चुनाव को मैंने अपने लेख का शीर्षक ही रखा था, आहत लोकतंत्र बांग्लादेश। पिछला चुनाव तभी से पहले हुआ था, तभी मैंने कहा था। तो मैंने ये सोचा कि ये जो चुनाव है, क्या होता है, धीरे धीरे जनता के मन में अपनी सरकार के प्रति जो एक विश्वास होता है वो डोल जाता है। कहा जाता है कि शेख हसीना ने लगभग 20,000 के आसपास जो विपक्ष की पार्टी के लोग हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया और विरोधियों का शमन किया, दमन किया। इससे भी कहते हैं कि लोग बहुत आक्रोशित थे, क्योंकि अभी आप सब जगह सुनेंगे कि कुछ चीन ने कर दिया, तो कुछ पाकिस्तान ने कर दिया, तो कुछ अमेरिका ने कर दिया। मेरा एक ही प्रश्न है, ये जो बाहरी शक्तियां होती हैं ये तो सदैव सक्रिय होती हैं और हर देश के प्रति होती हैं, और ऐसा न हो ये तो बड़ा अस्वाभाविक है। सभी देश कुछ न कुछ प्रयास करते रहते हैं। जैसे हम अवश्य चाहेंगे कि हमारे मनोनुकूल शासन चीन में हो, हमारे मनोनुकूल पाकिस्तान में हो, हम भी चाहेंगे और थोड़ा बहुत उसके लिए उपक्रम भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि ये तो सदा से चलती आ रही प्रक्रिया है। इसलिए बांग्लादेश में जो अभी हुआ वो विशेष क्या है? विशेष आंतरिक स्थिति है, और उसमें आरक्षण जो है एक बहाना है, क्योंकि हम भारतीय होने के नाते कह सकते हैं कि हमारा दुर्भाग्य है कि आज भी वहां से जो समाचार आ रहा है वहां एक भी संवाददाता भारतीय नहीं बैठा है। ढाका से वो व्यक्ति डायरेक्ट रिपोर्ट करता है हिंदी में, बांग्ला में, गुजराती में, मराठी में, तमिल में। ऐसा नहीं है। हम तो पता नहीं इंटरनेशनल कौन कौन जो भी न्यूज एजेंसी है उनके थ्रू हमें समाचार मिल रहा है। हम बांग्लादेश के विषय में बहुत कम जानते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि शेख हसीना ने बड़ी संख्या में लोगों को बड़ी यातनाएं दी हैं और वो आक्रोश अंदर से था। पहले 2 बार जीत गई, वो लोगों ने उसको मान लिया, चुनाव माना। बाद में जो 2 बार की विजय है इनको नहीं माना। इस बार के चुनाव में तो कोई अपोजिशन था ही नहीं, उसने हिस्सा ही नहीं लिया। एक तर्क ये हो सकता है कि शेख हसीना का ये दायित्व नहीं था कि अपोजिशन को उठा के ले आए, क्योंकि अपोजिशन उसको बॉयकॉट किया था। लेकिन जो पिछला चुनाव है उसमें तो दिखा था, और बड़ी संख्या में आपने अपोजिशन के जितने संभावित उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उनको आपने जेल में ही बंद कर दिया। तो फिर लड़ेगा कौन? नेता ओवरनाइट पैदा नहीं होते हैं, रातों रात पैदा नहीं होते हैं। तो शेख हसीना की अपनी भी बहुत सारी भूलें हैं, गलतियां हैं। सत्ता के मद में संभवतः शेख हसीना को नहीं समझ में आया होगा। वैसे कहा यह भी जाता है कि भारत की जो सूचनाएं थी गुप्तचर, वो सूचनाएं दी गई थी शेख हसीना को। लेकिन इन सारी चीजों के परे मैं एक ही बात जानता हूं, इस्लाम और लोकतंत्र दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। जिस दिन इस्लाम ने लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया उस दिन इस्लाम समाप्त हो जाएगा।
क्योंकि लोकतंत्र तर्क से चलता है, विवेक से चलता है, ज्ञान से चलता है, एक दूसरे को महत्व देने से चलता है, एक दूसरे के को सम्मान देने से चलता है। इस्लाम में ऐसी कोई चीज है ही नहीं। इस्लाम तर्क जानता ही नहीं है। उसमें तो एक प्रसिद्ध कहावत है कि दीन में अकल का दखल नहीं है, अकल लगाओ ही मत। कोई पूछे कि भाई 4 निकाह के पीछे क्या तर्क है, कोई तर्क नहीं। 5 निकाह भी हो सकते थे, 3 भी हो सकते थे, किसी ने कह दिया, हो गया। वहां जो नारी है वो आधी अकल है, उसकी अकल ही आधी है पुरुष की तुलना में, तो उसकी गवाही आधी है, उसका संपत्ति में हिस्सा आधा है, वो हर जगह आधा आधा है। मनुष्य पूर्ण है लेकिन व्यवहार में आधा है। इसका कोई तर्क है? नहीं है। मैंने कहा है, कुरान ने कहा है। तो इस्लाम तर्कातीत है। लोकतंत्र तर्क से परे नहीं है, तर्क उसका आधार है, उसके आधार में ही है विमर्श, चर्चा, बहस। आप कितने तर्कशील हैं, अपने तर्कों से दूसरों को आप किस सीमा तक प्रभावित कर पाते हैं, आप कौन सा विषय उठा लेते हैं जो आपके में देशव्यापी बन जाता है। ये लोकतांत्रिक गुण है जिसका घोर विरोधी इस्लाम है। इस्लाम, कम्युनिज्म, ये दोनों लोकतंत्र के धुर विरोधी हैं। या तो कम्युनिज्म है या लोकतंत्र है। लोकतंत्र होगा तो कम्युनिज्म नहीं होगा, कम्युनिज्म होगा तो लोकतंत्र नहीं होगा। तर्क चीन भी करता है। चीन कहता है कि 8% जो हमारे लोग हैं जनसंख्या के, वो हमारे पार्टी मेंबर है, और वो पार्टी मेंबर ही सरकार बनाते हैं। तो उस गणना से आप लगा लीजिए कि वहां 10-12 करोड़ पार्टी मेंबर होंगे, तो उनका कहना नहीं 10-12 करोड़ लोग मिलकर शासन चलाते हैं। तो 10-12 करोड़ मिलकर चलाते हैं, लेकिन तुम्हारी जनसंख्या तो 140 करोड़ है, तो उनमें से 100 करोड़ तो वोटर हो जाएंगे, जैसे भारत में 100 करोड़ वोटर है। तो 100 करोड़ की जगह तुम 10 करोड़ से काम चला रहे हो, और वो भी 10 करोड़ कहने का उनका मतलब, उनका अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कोई योगदान होता नहीं है। वो ऊपर हायरार्की में जब उसकी कांग्रेस है, पोलित ब्यूरो है, उनमें से चुनाव होता है, बड़े बड़े जो उसके अधिकारी मंत्री होते हैं, लेकिन वो तर्क कहते हैं। इसीलिए मैं इस बात को लेकर के सदा आशंकित था, और संभवतः मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे कई लोग हैं जिनके लेख भी मैंने पढ़े हैं, जिन्होंने सतर्क किया था भारत को कि शेख हसीना पहली बात तो अच्छी भी है भारत के लिए, निसंदेह भारत के लिए अच्छी है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में जितने दंगा फसाद उपद्रव आतंक जो चलता था, तो वहां से वो आतंकी खिसक लेते थे बांग्लादेश में। शेख हसीना का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने उनके सहयोग से भारत ने एक एक आतंकी को बांग्लादेश से भारत बुला लिया, और जो भी अपेक्षित कार्रवाई है वो की गई उनके विरुद्ध, जो पहले लगभग संभव नहीं था। तो शेख हसीना हमारे लिए अच्छी रही, और यही कारण है कि सड़क मार्ग से, वायु मार्ग से, रेल मार्ग से, बस के द्वारा यत्र तत्र बहुत सारे पोस्ट खोले गए, जिनके माध्यम से आप बांग्लादेश में जा सकते हैं, बांग्लादेशी हमारे आ सकते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने स्वयं कई पोस्ट देखे हैं। डौकी में जाकर के मेघालय की सीमाओं पर मैंने देखा है,
अगरतला की सीमा जहां शेख हसीना आई थी, वहां से मैंने बांग्लादेश को देखा है। तो ये बहुत बड़ा योगदान है शेख हसीना का। लेकिन अब सच्चाई है कि शेख हसीना सदा के लिए तो नहीं है। हमारा संबंध तो बांग्लादेश जो देश है उससे है ना, या होना चाहिए, व्यक्ति विशेष से नहीं होना चाहिए। या हुआ तो वो क्षणिक है, जो कि सचमुच उड़ गया। तो मैं सदा की भांति यह मानता रहा हूं कि बांग्लादेश में स्थिति में परिवर्तन अवश्यंभावी है। बांग्लादेश कभी सेकुलर नहीं बनेगा, सेकुलर है भी नहीं, और लोकतांत्रिक भी नहीं रहेगा, क्योंकि वहां कभी भी पश्चिमी पाकिस्तान की तरह लोकतंत्र की जड़ें नहीं जम पाई। अब जैसे एक उदाहरण देखिए कि आज अभी बांग्लादेश में इस बात की चर्चा हो रही है कि पहले क्या होता था कि वहां पर चुनाव से पहले इंटरिम एक गवर्नमेंट बनती थी, केयर टेकर गवर्नमेंट। मतलब आप प्रधानमंत्री तो आप हट जाएंगे, कोई और बनेगा, वहां का चीफ जस्टिस हो सकता है या कोई दूसरा आदमी हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित किया जा सकेगा। मैं मानता हूं कि यह अपरिपक्व लोकतंत्र का सूचक है, संकेतक है। क्योंकि यदि आपका लोकतंत्र परिपक्व है तो आपका चुनाव आयोग पक्का कराएगा ना, निष्पक्ष चुनाव। वो प्रधानमंत्री नहीं कराएगा, राष्ट्रपति नहीं कराएगा। हमारे देश में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री हट गए और कोई और बन गया 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए चुनाव कराने के लिए। तो इसका तो अर्थ यह है कि चुनाव या निर्वाचन आयोग नाम की संस्था ही आपकी बेकार है, या है नहीं, है ही नहीं। और ये बातें दोनों पर लागू होती है, पश्चिमी पाकिस्तान पर भी, पूर्वी पाकिस्तान पर। तो मेरा मानना यह है कि ये होना था। अभी तो आप ये ईश्वर की कृपा समझिए कि शेख हसीना ने बांग्लादेश सशरीर छोड़ा है, वो अभी जीवित हैं और अभी तो दिल्ली में है। कल को कहाँ जाएंगी ये मुझे भी जानकारी नहीं है। लेकिन क्या होता यदि उनकी हत्या हो गई होती, या क्या होता स्वाभाविक उनकी मृत्यु हो जाती, तब भी तो प्रधानमंत्री नहीं रहती ना, कोई और ही बनेगा या कोई और बनता, चाहे सेना बन जाती शासक। तो मेरा मानना यह है कि हमें बांग्लादेश को समझना चाहिए। आर्थिक रूप से जो मैंने आरंभ में बहुत सारे सूचकांक की बात की, संकेतकों की बात की, तो एक मैं बात बता दूं कि बांग्लादेश जितना संपन्न दिखता है उसके दो ही आधारभूत कारण है बड़े बड़े। पहला तो मैंने बताया कि जनसंख्या पर घोर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। इसलिए जब आपकी जन्म दर कम हो जाएगी और आपकी जो जीडीपी की वृद्धि दर है अधिक रहेगी, तो इसका अर्थ ही होगा कि पर कैपिटा इनकम बढ़ने लगेगा तेजी से। वो हुआ। लेकिन दूसरा और बड़ा कारण वो यह है कि पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी सेना है, जिस सेना को खिलाने में ही पाकिस्तान भिखमंगा हो चुका है। बांग्लादेश ने कभी ऐसे सेना नहीं पाली, क्योंकि बांग्लादेश ये मानता है कि उसको कोई ऐसा खतरा उसके जो चारों ओर के देश हैं उनसे नहीं। और यदि 1 मिनट के लिए वो मान भी ले तो उसकी क्षमता से बाहर है कि वो सैन्य बल संग्रह करे, क्योंकि एक ओर भारत है, दूसरी ओर चीन है, और एक ओर जो म्यांमार है वो भी कोई बहुत छोटा देश नहीं है।
तो इसलिए बांग्लादेश का जो धन है वो सैन्य शक्ति पर उस रूप में व्यय नहीं होता जैसे पश्चिमी पाकिस्तान में होता है। और मैंने बताया कि अपेक्षाकृत 8 करोड़ लोग कम हैं पाकिस्तान की तुलना में, इसलिए बांग्लादेश में थोड़ी बहुत खुशहाली आपको दिख जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह इतनी खुशहाली नहीं है जिसका कि महत्व हो। मैं क्यों कह रहा हूं ये, क्योंकि मैं बांग्लादेश की सीमाओं को भी देखता हूं ध्यान से, कई बार गया भी हूं। अब आप देखिए कि यदि बांग्लादेश, जो कि अमर्त्य सेन जैसे लोग कई बार करते हैं, मतलब क्या आधार होता है मुझे समझ नहीं आता है, लेकिन वो कहते हैं कि बांग्लादेश तो बहुत आगे चला गया भारत से, ये वो, क्योंकि अमर्त्य सेन भी मूलतः बांग्लादेशी हैं, वहीं से आए हैं। तो मेरा प्रश्न एक ही है कि कोई भी व्यक्ति संपन्न देश की तरफ भागना चाहता है, क्या कारण है कि 1947 से लेकर 2024 तक एक तरफा माइग्रेशन हो रहा है, मानव प्रवाह एक तरफा है, केवल बांग्लादेश से भारत की ओर लोग आते हैं। पिछले 76-70 साल से मैं कह रहा हूं, जब वो पूर्वी पाकिस्तान था तब, जब बांग्लादेश है तब, जब खुशहाल कहा जाने लगा तब, भारत की ओर से मैंने किसी को उधर जाते नहीं देखा। जब वहां से जो आए थे वही लौट के चले जाते, कि जब मैं आया था तो बांग्लादेश गरीब था, अब तो बांग्लादेश बहुत संपन्न हो गया, भारत से भी आगे बढ़ गया। तो बांग्लादेश को हमारे देश के तथाकथित कम्युनिस्टों ने बड़ा अच्छा पेंट किया था, जो कि अपने आप में बहुत ही फ्रॉड काम था। स्कॉलरशिप तो आप कभी कह ही नहीं सकते उसको, कोई विद्वतापूर्ण काम नहीं था। कहीं झूठ बोलना, कहीं सत्य को कम दिखाना, अर्ध सत्य की बात करना, इससे बांग्लादेश को बढ़ा दिया। अब तो हालत आज ये हो गई है कि बांग्लादेश, हिसाब करना पड़ेगा कि अभी तक कितनी बार सेना ने वहां तख्तापलट किया है। और आज 21वीं शताब्दी जब अपनी एक चौथाई बिता चुकी है, पूरे 24 साल, तब एक देश में तख्तापलट होता है और 45 मिनट का समय दिया जाता है उस प्रधानमंत्री को जो चौथी बार जीता हो, तो आप समझ सकते हैं कि एक बार फिर यह सिद्ध हो गया कि इस्लाम से लोकतंत्र का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और ये चीन, अमेरिका, जापान और ये वो जो भी हैं, ये सारे बहाने हैं। ये जैसे भी हैं वो सदा से वैसे ही है। ऐसा नहीं है कि शेख हसीना की जगह कोई और आ जाएगा तो ये सारे प्रसन्न हो जाएंगे या पलक पौड़े बिछा देंगे, नहीं, उनकी कुछ अपेक्षाएं होंगी, नहीं पूरी होंगी, फिर नए सिरे से वो अपना काम शुरू कर देंगे। इसलिए इस तर्क में कोई बल नहीं है, इस तर्क में कोई ऐसी शक्ति नहीं, ये तो सदा से चलता आया है। कूटनीति है, होती रहती है, हर देश अपना स्वार्थ देखता है, उसमें कोई संदेह नहीं। मूल क्या है कि जब तक कि संसार से इस्लाम नहीं जाएगा तब तक लोकतंत्र की जड़ें गहरी नहीं होंगी। और इसलिए इस्लाम देश से तो नहीं जाएगा। बाकी जैसे चीन आदि देश हैं, उनको लगेगा कि हमारा ही शासन प्रणाली, हमारी शासन प्रणाली बहुत अच्छी है, कुछ लाभ है भी उस शासन प्रणाली में, जैसे ऐसे उथल पथल नहीं होती है। अब बांग्लादेश को लेकर के आप देखिए कि वहां पर अभी की जो परिस्थिति है उसमें कोई विदेशी क्या निवेश करेगा, क्योंकि अस्थिरता आ गई राजनीतिक, और राजनीतिक अस्थिरता
बहुत महंगी पड़ती है आपकी अर्थव्यवस्था के लिए। वैसे भी बांग्लादेश का मैंने अपने लेख में भी उल्लेख किया था, यदि वो खुशहाल देश होता, अच्छा देश होता, तो वहाँ पर्यटन आरंभ हो जाता। पर्यटन एक ऐसी चीज है जो किसी देश को बड़ी शीघ्रता से संपन्न बना सकता है। बांग्लादेश में कोई जाता नहीं, कभी आपने नहीं किसी को सुना होगा कि मैं मौज मस्ती करने के लिए बांग्लादेश जा रहा हूँ, देखने जा रहा हूँ। कोई नहीं जाता बांग्लादेश में। कुछ पढ़ने बच्चे अवश्य जाते थे भारत से, मुसलमान, मेरे जानने वाले भी हैं, उनका बेटा गया मेडिकल पढ़ने में, तो मुसलमान ही जाते हैं। थोड़ा बहुत नेपाल वपाल को स्कॉलरशिप मिल जाता है, उस तरह से नेपाली को जाते हैं, अन्यथा कोई जाता नहीं। तो बांग्लादेश में जो थोड़ा बहुत निवेश होता था वो भी नहीं होगा कुछ दिन तक, या जब तक की परिस्थिति में बदलाव नहीं आ जाता। इसलिए बांग्लादेश की स्थिति अत्यंत दयनीय है और ये भारत के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है। लेकिन भारत के लिए एक शिक्षाप्रद बात भी है। भारत को सीखना यह है कि जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, जहाँ इस्लाम है, वहाँ स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। इसलिए हमें ये चिंतन मनन करना पड़ेगा कि कैसे ये इस रोग से सदा के लिए मुक्ति प्राप्त की जाए। उसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई औषधि नहीं है, कोई और उपचार नहीं। आशा है आपको ये वार्ता अच्छी लगेगी और आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, हमने सुना, इसके लिए हम आपके आभारी हैं और आपसे पुनः आग्रह करते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वार्ता को लाइक करें और शेयर भी अवश्य करें। जय श्री राम।